Hello friends, I am Vishnu Beniwal. Welcome to APS classes. Today in this video we are going to discuss the different seaports on the coastal region of India. In this video we will discuss major seaports, and we can divide these seaports in two different parts: major seaports on the western coast and major seaports on the eastern coast of India. So we will discuss these things in this video, and in the end of the video I will show you how to locate these seaports on the map of India. So please stick with this video till the end and know how to locate these seaports on the map of India. Let's begin this video. Major seaports. India is a very vast country and it has a long coastline of 7516.6 किलोमीटर. ठीक है कि भारत की जो तटीय क्षेत्र है वो बहुत लंबा है. 7516 किलोमीटर लंबी जो है तटीय सीमा है भारत की. ठीक है, और इस पूरी कोस्ट के ऊपर भारत में नियर अबाउट 12 मेजर और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स जो है वो हैं. ठीक है कि 12 मुख्य है और 200 जो है नॉर्मल पोर्ट्स जो है इस पूरे तट के ऊपर है. आइए इनके बारे में जानते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे मेजर सी पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट कौन सा है? जो इंडिया की वेस्ट साइड में है, यानी जो गुजरात से शुरू होकर केरला तक फैला हुआ है, ये वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी तट कहलाता है. इस पर सबसे पहली पोर्ट आ जाती है कांडला. कांडला पोर्ट गुजरात के कच्छ के अंदर है, कच्छ जिले के अंदर आ जाती है ये. ठीक है, और ये पहली पोर्ट थी जो आज़ादी के बाद इसको विकसित किया गया, क्योंकि जो आज़ादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के कारण उत्तर भारत के सामान को निर्यात करने वाली जो मेन पोर्ट थी कराची, ठीक है, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में आ चुकी थी. तो इसलिए अब उत्तर भारत के सामान के निर्यात करने के लिए उस सामान को मुंबई पोर्ट पर पहुंचाया जाता था. ठीक है, जिसके कारण मुंबई पोर्ट के ऊपर जो है व्यापार की मात्रा बढ़ने के कारण उस पर दबाव जो है वो ज़्यादा आ गया. ठीक है, इसलिए नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सारा का सारा सेंट्रल इंडिया का और नॉर्थ इंडिया का जो प्रोडक्ट्स है जो एक्सपोर्ट किया जाता था वो मुंबई पोर्ट पर पहुंचने लगा और उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो गया. ठीक है, इसलिए मुंबई पोर्ट के वर्कलोड को कम करने के लिए फिर कांडला के अंदर जो है भारत की पहली पोर्ट आज़ादी के बाद जो है वो पहली पोर्ट जो है विकसित की गई. और यह पोर्ट आज के समय में नॉर्दर्न इंडिया से जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो कांडला पोर्ट से किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट पोर्ट आ जाती है मुंबई. ये भारत की सबसे बड़ी पोर्ट है. मुंबई पोर्ट जो है वो भारत की सबसे बड़ी पोर्ट है, और जितना भारत का सी रूट के जरिए व्यापार होता है उसमें से 50% के आसपास जो है अकेला मुंबई पोर्ट से किया जाता है. यह एक खुली, प्राकृतिक और वेल शेल्टर्ड, यानी कि अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर है, इस हार्बर के ऊपर है. ठीक है कि बड़ी खुली है और नेचुरली बनी हुई है ये, हालांकि कुछ डेवलपमेंट वर्क्स किए गए हैं. ठीक है, तो ये मुंबई पोर्ट जो है ट्रेड के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और थर्ड पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. ये पोर्ट भी मुंबई के अंदर है. ठीक है, मुंबई पोर्ट जो थी जो है उसके ऊपर भीड़ कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को प्लान किया गया था. ठीक है, यानी कि मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट दोनों ही मुंबई के अंदर है. ठीक है, और मुंबई पोर्ट पर जो ज़्यादा वॉल्यूम होता है ट्रेड का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसकी भीड़ को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को डेवलप किया गया था. नेक्स्ट आ जाती है मारमागांव पोर्ट. ये पोर्ट जो है वो गोवा के अंदर है. ठीक है, और ये आयरन और एक्सपोर्ट करने के मामले में प्रीमियर पोर्ट है. प्रीमियर यानी मेन पोर्ट है. ठीक है कि भारत का जो कच्चा लोहा निर्यात किया जाता है वो ज़्यादातर इस पोर्ट से किया जाता है. आगे ये देखिए दिया हुआ है 50% ऑफ इंडियन आयरन और एक्सपोर्ट इज कैटर्ड फ्रॉम हेयर. ठीक है कि भारत का जितना आयरन और एक्सपोर्ट होता है उसमें से 50% अकेला मारमागांव पोर्ट से किया जाता है. तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि आयरन और एक्सपोर्ट के लिहाज से ये मारमागांव पोर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आ जाती है न्यू मंगलुरु पोर्ट. ये कर्नाटका के अंदर है.
ठीक है। और कर्नाटका के अंदर जो कुद्रेमुख आयरन ओर माइंस हैं, ठीक है, इन कुद्रेमुख आयरन ओर माइन से जो आयरन और एक्सकेवेट किया जाता है, निकाला जाता है, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए न्यू मंगलुरु पोर्ट को डेवलप किया गया ताकि उसको ट्रांसपोर्ट के जरिए मारमागांव तक पहुंचाने में ज़्यादा समय और ज़्यादा धन का वेस्टेज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी कोच्चि। कोच्चि जो है वो एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, ठीक है। कोच्चि जो है केरला के अंदर स्थित है और दक्षिण पश्चिम तट के ऊपर सबसे नीचे स्थान पर ये उपलब्ध है और इसके बाद आगे कोई और सी पोर्ट नहीं है और ये वास्तव में एक नेचुरल हार्बर है, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद ये हमारी साउथ वेस्टर्न एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट थी। तो अब हम स्टडी करेंगे मेजर सी पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, कि ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर कौन सी मुख्य बंदरगाहें हैं वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टूटिकोरिन, ठीक है। टूटिकोरिन जो है एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। साउथ ईस्ट के अंदर सबसे नीचे ये टूटिकोरिन बंदरगाह आ जाती है जो तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। ये पोर्ट जो है ये भी एक नेचुरल हार्बर है और इस पोर्ट के अंदरूनी हिस्से जो है, अंदरूनी इलाके जो है तमिलनाडु के, वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है। और वहाँ से अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का मटेरियल जो है इस पोर्ट तक पहुँचता है। और इस पोर्ट से हमारे जो साउदर्न नेबरिंग कंट्री है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, या इंडिया के दूसरे कोस्टल रीजन है, भारत के दूसरे तटीय क्षेत्र है, चाहे वो वेस्टर्न कोस्ट पर हो या अपर ईस्टर्न कोस्ट पर हो, उन सभी क्षेत्रों से यहाँ से ट्रेड किया जाता है, ठीक है। कि टूटिकोरिन से श्रीलंका, मालदीव्स और भारत के दूसरे तटीय क्षेत्रों से व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है चेन्नई पोर्ट, ठीक है। चेन्नई ये सबसे पुरानी पोर्ट्स में से एक है, लेकिन ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है, यानी कि मैन मेड है ये, ठीक है। और मुंबई के बाद वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के लिहाज से ये पोर्ट जो है वो सब दूसरे नंबर पर आती है, ठीक है। मुंबई के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट जो है वो चेन्नई है, यानी मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ से होता है? चेन्नई से होता है। नेक्स्ट विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है और ये लैंडलॉक्ड है, गहरी लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड क्या चीज़ होती है वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, एक बार आप समझिए। लैंडलॉक है और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, यानी पूरी तरह से ये सुरक्षित है, यहाँ पर खतरा बहुत कम है, ठीक है। और ये पोर्ट जो है आयरन और एक्सपोर्ट के लिए काम करती है, यानी आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो आयरन और एक्सकेवेट किया जाता है, खोदा जाता है, निकाला जाता है, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए विशाखापट्टनम पोर्ट को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आ जाती है पारादीप। पारादीप जो सी पोर्ट है वो भारत के तटीय क्षेत्र, तटीय राज्य उड़ीसा के अंदर है और ये भी एक आयरन और स्पेशलाइज्ड पोर्ट है। यहाँ से भी आयरन और बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये देखिए इस मैप के अंदर देखिए, यहाँ से हम समझेंगे कि लैंडलॉक क्या होता है, ठीक है। कि ये पूरा एरिया है, ठीक है, ये क्या है? ये सी है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर दी हुई है, तो ये लैंड है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये सी यहाँ से एंटर करता हुआ ये सी का एरिया जो है यहाँ तक फैला हुआ है, ये देखिए ये, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये देखिए, इसके देखिए यहाँ भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, ठीक है, इधर भी लैंड है। तो ये 3 साइड से लैंड से कवर्ड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड। यहाँ से शिप्स को एंटर करने के लिए पानी जो वाटर, ओशियन वाटर है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड, यानी 3 साइड से ये लैंड से लॉक है ये एरिया, ठीक है। तो ये विशाखापट्टनम पोर्ट है। अब देखिए ये इतना ज़्यादा लैंड लॉक्ड है, इतना ज़्यादा इसको ट्रैवलिंग करके अंदर जाना पड़ता है, तो कितनी ज़्यादा ये सेफ होगी विशाखापट्टनम पोर्ट, वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोर्ट पढ़ेंगे हम कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट जो है वो एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। इनलैंड का मतलब क्या है? ये पश्चिम बंगाल के अंदरूनी हिस्सों पर है, यानी समुद्री तट पर ये नहीं, कोलकाता पोर्ट नहीं बनी हुई है, ये एक रिवराइन पोर्ट है, यानी एक नदी पर बनी हुई पोर्ट है, ठीक है। और इनलैंड रिवराइन पोर्ट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये सी कोस्ट से 203 किलोमीटर
इनसाइड है ये, ठीक है। यानी पश्चिम बंगाल के सी कोस्ट से 203 किलोमीटर अंदर ये कोलकाता सी पोर्ट स्थित है, ठीक है। ये पोर्ट जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, और इस सी पोर्ट पर जो शिप्स है या जो वर्क है उसको कैरी ऑन करने के लिए लगातार यहाँ पर हुगली रिवर से ड्रेजिंग की जाती है, ठीक है। यानी कि हुगली रिवर का वाटर इसमें छोड़ा जाता है और उस वाटर में जो है साफ सफाई की जाती है, ताकि जो वाटर वेसल्स हैं यानी पानी के जो जहाज वगैरह हैं उनको चलने में कुछ ज़्यादा परेशानी ना हो। और लास्ट पोर्ट हमारी आ जाती है हल्दिया। ये पोर्ट भी वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है। इसको जो है कोलकाता सी पोर्ट के सब्सिडरी के रूप में, एक सहायक पोर्ट के रूप में डेवलप किया गया है, ताकि कोलकाता सी पोर्ट के ऊपर जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का प्रेशर लगातार बढ़ रहा है उसको रिलीव किया जा सके, कम किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दो हमारी ऐसी पोर्ट है जिनको मेन पोर्ट को सब्सिस्टेंस के लिए डेवलप किया गया है। जैसे हल्दिया पोर्ट को कोलकाता की हेल्प के लिए डेवलप किया गया है, और उसी तरह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को मुंबई पोर्ट के हेल्प के लिए डेवलप किया गया है। तो इस तरह से अब हम देखिए इस मैप के ऊपर देखेंगे कि किस तरह से ये पोर्ट को हम लोकेट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा इंडिया का गुजरात स्टेट है। ये जो रेड कलर के अंदर आप यहाँ देख रहे हैं ये है कांडला पोर्ट, ठीक है। तो कांडला पोर्ट लोकेट करनी आएगी तो आपने यहाँ लोकेट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी दूसरी पोर्ट। ये पोर्ट देखिए कि जब भारत आज़ाद नहीं था तो कंबाइन था, यहाँ पर पाकिस्तान भी था, और पाकिस्तान में यहाँ से कराची पोर्ट आ जाती है, ठीक है। तो इस कराची पोर्ट से हमारा ये जो पूरा नॉर्थ इंडिया था, नॉर्थ हिंदुस्तान था, उसका व्यापार सारा जो है इस कराची पोर्ट से किया जाता था। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो वो कराची पोर्ट आ गई पाकिस्तान में, इसलिए फिर अब ये सारा सामान यहाँ से पूरे उत्तर भारत से जो एक्सपोर्ट करना होता था वो पूरे सारे प्रोडक्ट्स जो है बाई लैंड रूट जो है यहाँ मुंबई पहुँचाए जाते थे, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाता था, ठीक है। और उसके साथ साथ मुंबई पर जो है वर्कलोड भी बढ़ गया। तो इस चीज़ को कम करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर गुजरात के कांडला में जो है एक नई सी पोर्ट जो है डेवलप की गई। उसके बाद है मुंबई पोर्ट। ये भारत की सबसे बड़ी पोर्ट है, यहाँ पर है मुंबई। यहाँ से भारत का जितना भी मैरीटाइम सी रूट से व्यापार होता है उसका तकरीबन 50% के आसपास यहाँ से होता है। और यहाँ की भीड़ कम करने के लिए इसके पास ही मुंबई में ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जो है वो डेवलप किया गया। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद ये पणजी पोर्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस में हम सिर्फ वही कर रहे हैं, बाकियों को आपके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा जो मैप सिलेबस है हम सिर्फ वही कर रहे हैं। नेक्स्ट है मारमागांव पोर्ट। ये गोवा में है, यहाँ पर गोवा के जो है साउदर्न साइड के अंदर ये है। इस सी पोर्ट से जो भारत के इस हिस्से से आयरन और एक्सकेवेट किया जाता है, निकाला जाता है, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए ये मारमागांव सी पोर्ट को डेवलप किया गया था, ठीक है। और फिर है न्यू मंगलुरु सी पोर्ट, ठीक है। ये न्यू मंगलुरु कर्नाटक के अंदर आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कर्नाटक एरिया है यहाँ पर जो है वो कुद्रेमुख आयरन और माइंस है। तो इन माइंस से जो भी आयरन और निकाला जाता है वो इस पोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट पर मारमागांव और मंगलुरु पोर्ट जो है ये दोनों ही आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स हैं। फिर आ जाता है कोच्चि केरला के अंदर। ये साउथ वेस्टर्न एक्सट्रीम पोर्ट है, यानी इससे नीचे और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेजर पोर्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोच्चि को देखते हैं। यहाँ से भारत के दूसरे हिस्सों से व्यापार किया जाता है, दूसरे हिस्सों के साथ या दूसरे विदेशों के साथ यहाँ से व्यापार किया जाता है। उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट की हमने सारी जो सी पोर्ट्स है वो उसको स्टडी कर लिया। अब ईस्टर्न कोस्ट पर आ जाते हैं। ये यहाँ पर जो है टूटिकोरिन है। टूटिकोरिन साउथ ईस्टर्न एक्सट्रीम सी पोर्ट है। यहाँ से भारत के जो साउदर्न नेबरिंग कंट्री है जैसे श्रीलंका है या इधर मालदीव्स है, उनसे इसका व्यापार किया जाता है यहाँ से। और इसके साथ साथ यहाँ से भारत के दूसरे ये जो कोस्टल रीजन है या ये जो कोस्टल रीजन है वहाँ से भी व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है चेन्नई। चेन्नई भी जो है सबसे पुरानी पोर्ट्स में से एक है और ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से ये सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है, ठीक है। जो ट्रेड जितना होता है उसमें
दूसरे नंबर पर ये पोर्ट आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पोर्ट आ जाती है विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम लैंडलॉक है पूरी तरह से, अभी मैंने पीछे मैप में आपको दिखाया था, और बड़ी सुरक्षित है ये, ठीक है। और यहाँ से भी आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से जो आयरन और एक्सकेवेट किया जाता है उसको इस सी पोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है पारादीप। पारादीप से जो उड़ीसा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के इस एरिया से जो भी आयरन और एक्सकेवेट किया जाता है वो पारादीप सी पोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये 4 जो सी पोर्ट है, पारादीप, विशाखापट्टनम, मंगलुरु और मार्मागांव, ये आयरन और एक्सपोर्टिंग सी पोर्ट्स है, ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद आ जाती है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये एक रिवराइन पोर्ट है, ठीक है। हुगली रिवर के ऊपर ये बनी हुई है और इसको लगातार यहाँ पर काम करने के लिए हुगली रिवर से यहाँ पर पानी छोड़ा जाता है और उसकी सफाई की जाती है, ठीक है। और ये सी कोस्ट से तकरीबन 203 किलोमीटर इनसाइड है, ठीक है, इसलिए इसको इनलैंड रिवराइन पोर्ट भी कहते हैं। उसके बाद पूरे जो नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के पार्ट है उनका व्यापार जो है इस कोलकाता पोर्ट से किया जाता है, ठीक है। तो कोलकाता पोर्ट पर भी यहाँ का पूरा वर्कलोड आ जाता है। इस वर्कलोड को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट को डेवलप किया गया है। ये हल्दिया पोर्ट जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरी जो 12 सी पोर्ट्स है उसको अच्छी तरह से स्टडी किया है, उसको मैप के ऊपर लोकेट करने की भी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आपको इतनी अच्छी तरह से आपको समझाने के लिए भाई एक लाइक तो बनता ही है। वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और जिन भी दोस्तों ने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे एपीएच क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आपको एपीएच क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।